कभी सोचा है एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया की पूरी इकोनॉमी में अकेले भारत का हिस्सा 23% था। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति की जो पहले गुलाम बनी और फिर एक होकर एक देश के रूप में फिर से उठ खड़ी हुई। तो चलिए आज इस पूरे सफर को परत दर परत समझते हैं। ये जो नंबर है ना 23%, ये सच में हैरान कर देने वाला है। सोचिए 18वीं सदी की बात है जब अंग्रेज बस भारत में अपने पैर जमा ही रहे थे। उस वक्त दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी इतनी थी, ये उस समय के पूरे यूरोप के टोटल कंट्रीब्यूशन से भी ज्यादा था। ये सारी दौलत कहाँ से आ रही थी? हमारे वर्ल्ड फेमस कपड़ों से, मसालों से, हमारी कारीगरी से। लेकिन कहते हैं ना, यही बेहिसाब दौलत दुश्मनों को खींच लाई और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। कहने को तो ये लोग व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन असल में इनकी नजरें भारत की दौलत और यहाँ की सत्ता पर टिकी थी। और इन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार किसे बनाया? हमारे ही राजाओं की आपसी फूट को। बस इसी का फायदा उठाकर ये धीरे धीरे एक ट्रेडिंग कंपनी से एक ताकतवर साम्राज्य में बदल गए। अब देखिए, कंपनी ने भारत पर कब्जा करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट, कह सकते हैं, एक डबल गेम खेला। एक तरफ तो थी सीधी लड़ाई, मतलब वॉर, जैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां, जिनसे उन्हें सीधे सीधे बड़े बड़े इलाके मिल गए। और दूसरी तरफ थी मीठी छुरी वाली डिप्लोमेसी, मतलब ऐसी चालाकी भरी संधियां जो हमारे राज्यों को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही थीं। तो ये सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस आखिर थी क्या? देखिए, ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था। अंग्रेज भारतीय राजाओं के पास जाते थे और उन्हें प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा ऑफर करते थे, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। शर्त ये थी कि राजा को अपने ही राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी होगी और उसका पूरा खर्च भी उठाना होगा। अब ये खर्चा इतना ज्यादा होता था कि राजाओं का खजाना खाली हो जाता था और वो पूरी तरह कंपनी पर डिपेंडेंट हो जाते थे। मतलब एक तरह से वो अपनी ही आज़ादी को खत्म करने के लिए पैसे दे रहे थे। और फिर आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो हड़प नीति कहना बिल्कुल सही होगा। ये लॉर्ड डलहौजी का एक बहुत ही शातिर प्लान था। इसके हिसाब से अगर किसी राजा की मौत हो जाती और उसका अपना कोई बेटा, मतलब पुरुष वारिस नहीं होता, तो उसका राज्य सीधा अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता था। भारत में तो गोद लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इस एक पॉलिसी ने रातों रात कई राज्यों को निगल लिया और भारतीय राजघरानों में एक डर और गुस्से की लहर दौड़ा दी। तो ये जो सालों से जुल्म हो रहा था, जो नीतियां थोपी जा रही थी, उसका लावा आखिरकार 1857 के महाविद्रोह के रूप में फूट पड़ा। और ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था जैसा कई लोग कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन एक मैसेज बिल्कुल क्लियर था। ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल अब खत्म हो चुका है। अब गुलामी का एक नया और ज्यादा डायरेक्ट चैप्टर शुरू होने वाला था। 1857 के बाद वो जो व्यापार का नकाब था ना, वो पूरी तरह से उतर गया। अब सत्ता सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई। मतलब अब भारत पर लंदन के कुछ व्यापारी नहीं, बल्कि सीधे इंग्लैंड की महारानी का शासन था। और इस नए ब्रिटिश राज के सिर्फ दो ही मकसद थे। पहला, भारत को और भी एफिशिएंट तरीके से लूटना, और दूसरा, ये पक्का करना कि 1857 जैसा विद्रोह दोबारा कभी न हो। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? आर्मी को पूरी तरह से बदल दिया। ये जो आंकड़े हैं ये खुद पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, यूरोपियन सैनिकों की संख्या लगभग 45,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या करीब 2,38,000 से घटाकर सिर्फ 1,40,000 कर दी गई। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जैसे तोपखाना, बड़े बड़े पद, वो सब ब्रिटिश हाथों में रखो और ये भी पक्का करो कि अगर कभी बगावत की नौबत आए तो उसे कुचलने के लिए यूरोपियन सैनिक हमेशा ज्यादा ताकतवर हों। अब बात करते हैं ब्रिटिश राज की इकोनॉमिक पॉलिसी की, जिसका बस एक ही मकसद था, एक सिस्टम बनाकर भारत का पैसा ब्रिटेन भेजना। इसी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने एक नाम दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन की निकासी। और सच कहूं तो ये एक ऐसी सिस्टमैटिक लूट थी जिसने भारत की आर्थिक कमर ही तोड़कर रख दी। दादा भाई नौरोजी ने ही पूरी दुनिया को समझाया कि ये ड्रेन आखिर काम कैसे करता था। देखिए, भारत से जो भी टैक्स वसूला जाता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होम चार्जेस के नाम पर ब्रिटेन भेज दिया जाता था। अब इसी पैसे से उन ब्रिटिश अधिकारियों की मोटी मोटी सैलरी और पेंशन दी जाती थी जो ब्रिटेन में बैठे होते थे।
इसी पैसे से ब्रिटिश सेना का खर्चा उठता था। ये पूरी तरह से एक वन वे ट्रैफिक था। पैसा भारत से जा रहा था, लेकिन बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। ये चार्ट जो है ना, ये ब्रिटिश सरकार की सोच को साफ साफ दिखाता है। जरा सोच कर देखिए, 1904 के आसपास का समय है और भारतीयों से वसूले गए टैक्स का 52% हिस्सा सिर्फ सेना पर खर्च हो रहा था। मतलब आधे से भी ज्यादा पैसा लोगों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल या सड़कें बनाने में नहीं, बल्कि उन्हीं पर कंट्रोल रखने वाली आर्मी पर खर्च किया जा रहा था। दादा भाई नारोजी ने अपनी मशहूर किताब में अंग्रेजों के इसी डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस राज को अन-ब्रिटिश कहा। क्यों? क्योंकि ये उन सारे सिद्धांतों के खिलाफ था जिनका ब्रिटेन खुद अपने देश में ढिंडोरा पीटता था, जैसे न्याय, बराबरी, फेयर प्ले। वो ये कह रहे थे कि अंग्रेज भारत में वो सब नहीं कर रहे जो वो अपने देश में करते हैं, बल्कि ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। वो यहाँ तरक्की नहीं, बल्कि गरीबी और शोषण ला रहे थे। अंग्रेजों की पॉलिसीज ने जानबूझकर भारत की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग। हुआ ये कि ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़े तो भारत के बाजारों में बिना किसी टैक्स के आने लगे, लेकिन हमारे हाथ से बने कपड़ों पर जब वो ब्रिटेन जाते तो उन पर 67.5% का जबरदस्त टैक्स लगा दिया जाता। अब बताइए, ऐसे में मुकाबला कैसे होता? ये तो नामुमकिन था। नतीजा, रातों रात लाखों भारतीय बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए, सड़क पर आ गए। इन सब नीतियों की जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी, वो बहुत ही भयानक थी। लाखों कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए। सारा का सारा दबाव खेती पे आ गया, जिससे गांवों में गरीबी एकदम से बढ़ गई। जिनके पास जमीन नहीं थी, ऐसे मजदूरों की संख्या आसमान छूने लगी। और ऊपर से जब बार बार अकाल पड़े, जिन्हें अंग्रेजों की नीतियों ने और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था, तो लाखों करोड़ों लोग भूख से मर गए। ये एक महाविनाश था। लेकिन इसी शोषण और जुल्म की आग में से एक नई सोच पैदा हो रही थी, और वो थी राष्ट्रीय एकता की सोच, एक देश होने की भावना। तो जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो जश्न के साथ साथ हमारे सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती भी खड़ी थी। अंग्रेज हमें एक देश नहीं, बल्कि टुकड़ों में बटा हुआ एक सब कॉन्टिनेंट छोड़कर गए थे, और इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाना एक लगभग नामुमकिन लगने वाला काम था। ये जो नंबर है ना 562, ये उस चुनौती की विशालता को बताता है। आज़ादी के समय भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 562 रियासतें थीं, कुछ तो देशों जितनी बड़ी थीं, और टेक्निकली ये सब आज़ाद थीं। इनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहो। अब सोचिए, अगर भारत के बीचों बीच ये सब अलग अलग आज़ाद देश बन जाते तो क्या होता? ये तो देश के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होती। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया एक शख्स ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी और अपने पक्के इरादों के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन से इन सभी रियासतों को भारत में शामिल करने का बीड़ा उठाया और एक अखंड भारत की नींव रखी। वैसे तो ज्यादातर रियासतें आराम से भारत में शामिल हो गईं, लेकिन 3 केस ऐसे थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। पहला, अगस्त 1947 में जूनागढ़, दूसरा अक्टूबर 1947 में कश्मीर, और तीसरा सितंबर 1948 में हैदराबाद। इन तीनों ने भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। जूनागढ़ में क्या हुआ? वहां का नवाब तो मुस्लिम था, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू थी। अब नवाब साहब ने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। इसके बाद वहां जनमत संग्रह कराया गया, मतलब लोगों से पूछा गया कि वो कहां जाना चाहते हैं, और लोगों ने जबरदस्त बहुमत से भारत के साथ जाने का फैसला किया। ये सीधे सीधे जनता की मर्जी की जीत थी। अब हैदराबाद का मामला थोड़ा अलग था। ये सबसे अमीर रियासतों में से एक थी, और इसका निजाम आज़ाद रहने का सपना देख रहा था। उसकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी, रज़ाकार, जो लोगों पर बहुत जुल्म कर रही थी। जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला, तो भारत के पास मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, और फिर ऑपरेशन पोलो नाम की एक तेज कार्यवाही के जरिए हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। और फिर बात आती है कश्मीर की। वहां के महाराजा हरी सिंह भी शुरू में तो आज़ाद ही रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान के सपोर्ट से कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए।
भारतीय सेना ने हमलावरों को खदेड़ा तो सही, लेकिन तब तक कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। गुलामी से लेकर एकता तक का ये पूरा सफर देखने के बाद ये सोचना लाजमी है कि आधुनिक भारत को बनाने में जो ब्रिटिश विरासत हमें मिली वो एक नींव थी या एक रुकावट। एक तरफ अंग्रेज रेलवे और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीजें छोड़ गए, तो दूसरी तरफ वो शोषण और बंटवारे के इतने गहरे जख्म भी दे गए। इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, और इसका जवाब इतिहास की इन्हीं गहरी परतों में कहीं छिपा है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।